जिन जिन पुलिस वालों ने सिखों को निहत्था किया था, जिन जिन ने कांग्रेस के साथ मिल के शामिल होके ये कत्लेआम में हाथ बटाया था, उनको प्रमोशंस मिली थी। उनको बाद में ऐसे पद मिले थे जिससे उनका फ़ायदा हुआ था। इन पुलिस वालों को देख के पुलिस वालों ने क्या सीखा है कि जो पॉलिटिकल हुकूमत हमें कहती है, न्याय या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है वो नहीं, जो पॉलिटिकल हुकूमत हमें कहती है अगर हम वो करेंगे तो हमारा फ़ायदा है। ये एक सीधी सोच है हमारी सिस्टम की। ये सोच 2014 में नहीं शुरू होती, ये सोच पुरानी सोच है। इस सोच का असर मुसलमानों पे बार बार कांग्रेस के हुकूमतों में हुआ है। यूपी में सब जानते हैं पीएसी क्या करती थी। इसमें कांग्रेस के जो एलीट मुसलमान लीडर थे वो भी शामिल थे। उन्होंने 60-70 साल तक अपनी आवाज़ नहीं उठाई कि इस सिस्टम को बदलना ज़रूरी है। आपको जब तक बीजेपी आती है तब तक रुकने की ज़रूरत नहीं थी। आपके हाथों में था ये सिस्टम। आप लोगों ने क्या आवाज़ उठाई, आप लोगों ने क्या बोला, ये जो कांग्रेस की एलीट मुस्लिम लीडरशिप थी। मैं पिछले सेशन के बाद कुछ दो चीज़ें जोड़ना चाहता हूँ साथ में कि बात दो अलग अलग चीज़ों की हुई है। एक तो हमारे न्यायपालिका की, हमारी लीगल व्यवस्था की, और दूसरी बात हुई है एक आरएसएस की। ये चीज़ों को हम अलग अलग, और ये जो कुछ आज हो रहा है ये इससे जुड़े हुए हैं। एक तो हमारी जो पुलिस और न्यायपालिका है, ये जो सिस्टम या ढांचा खोखला हुआ है, ये काम 2014 से नहीं शुरू हुआ है। ये काम पुराना है और इसे हमें समझना चाहिए कि अगर हम बात करते हैं कि दिल्ली पुलिस ने इन दंगों में क्या क्या किया है, दंगे के साजिश में दिल्ली पुलिस खुद कैसे शामिल थी, हम लोगों ने इस पे भी लिखा हुआ। तो ये साजिश आज नहीं शुरू होती है। ये जो आज दिल्ली पुलिस के अफसर हैं या जो आज जवान हैं, इनकी ट्रेनिंग किसने की थी? इनके सीनियर्स ने एक जनरेशन पहले के पुलिस अफसर थे। हमें इतिहास भूलना नहीं चाहिए। आज 40 साल हो रहे हैं 84 के दंगों से। दंगे नहीं थे, कत्लेआम थी सिखों की। दिल्ली में 3000 लोग दिल्ली में मरे थे, 10,000 देश में मरे थे। जिन जिन पुलिस वालों ने सिखों को निहत्था किया था, जिन जिन ने कांग्रेस के साथ मिल के शामिल होके ये कत्लेआम में हाथ बटाया था, उनको प्रमोशंस मिली थी। उनको बाद में ऐसे पद मिले थे जिससे उनका फ़ायदा हुआ था। इन पुलिस वालों को देख के पुलिस वालों ने क्या सीखा है कि जो पॉलिटिकल हुकूमत हमें कहती है, न्याय या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है वो नहीं, जो पॉलिटिकल हुकूमत हमें कहती है अगर हम वो करेंगे तो हमारा फ़ायदा है। ये एक सीधी सोच है हमारी सिस्टम की। ये सोच 2014 में नहीं शुरू होती, ये सोच पुरानी सोच है। इस सोच का असर मुसलमानों पे बार बार कांग्रेस के हुकूमतों में हुआ है। यूपी में सब जानते हैं पीएसी क्या करती थी। इसमें कांग्रेस के जो एलीट मुसलमान लीडर थे वो भी शामिल थे। उन्होंने 60-70 साल तक अपनी आवाज़ नहीं उठाई कि इस सिस्टम को बदलना ज़रूरी है। आपको जब तक बीजेपी आती है तब तक रुकने की ज़रूरत नहीं थी। आपके हाथों में था ये सिस्टम। आप लोगों ने क्या आवाज़ उठाई, आप लोगों ने क्या बोला, ये जो कांग्रेस की एलीट मुस्लिम लीडरशिप थी। जहाँ तक अपने न्यायपालिका की बात है, हमने 84 में देखा है, उसके बाद 2002 में जो गुजरात में हुआ है, नरेंद्र मोदी वही काम किया जो 84 में दिल्ली में किया था। और वहाँ पे गुजरात में जो कुछ हुआ है, जिन जिन पुलिस वालों ने बजरंग दल, वीएचपी को अपना काम करने दिया, मुसलमानों को मारने दिया, उन सब को पोस्टिंग्स दी हैं। उन सब को आज तक कुछ दिल्ली में सीबीआई के हेड बने हैं, कुछ कश्मीर में गवर्नर बने हैं, सबको इनाम मिले हैं। जो चंद 4 या 5 पुलिस अफसर थे गुजरात में, अपना काम सही तौर से किया था, सबको
सर्विस में तंग किया गया है, कईयों को नौकरी से निकाला गया है, कईयों पे केसेस हुए। ये हमारा सिस्टम है। और 2014 में अगर ये बदलता है तो ये बदलता इसलिए नहीं है क्योंकि नरेंद्र मोदी अकेले ने बदला है। नरेंद्र मोदी एक सोच का प्यादा है, अपने आप में वो कुछ नहीं है। ये बात 2014 में जो हुआ है, संघ का राज इस देश में शुरू हुआ है। और संघ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी बात उन्होंने खास खुल के की है कि उन्होंने मुसलमान बनाया है जिस तरह से हिटलर ने यहूदियों को टारगेट बनाया था। और इस बात को संघ के अपने बड़े लीडर गोलवालकर, जिसको मोदी कहते हैं हमारे सबसे बड़े गुरुजी, ने कहा था कि भारत में जो हिटलर ने यहूदियों के साथ किया है वही कदम हमें अपनी माइनॉरिटीज़ खास करके मुसलमानों के साथ। ये संघ जब पावर में आती है तो यही व्यवस्था पुलिस की, न्यायपालिका की, वही न्यायपालिका जिसने 84 से लेके 2014 तक ना 84 के दंगों में या 2002 के दंगों में हमें कोई न्याय दे पाई है, वो न्यायपालिका की व्यवस्था, वो पुलिस हमारे सामने खड़ी होती है। उसके बाद जो होता है, तभी आई थिंक शाहरुख हमारे वकील, उन्होंने जिक्र किया कि इस सब को देखते हुए कि संघ की ये सच्चाई कि मुसलमानों को टारगेट करना है, हमारी जो पॉलिटिकल ऑपोजिशन है, जो हमारे पॉलिटिकल दायरे हैं, इसने हिम्मत नहीं दिखाई है। कांग्रेस को आज सिख याद आते हैं। आपको इस पूरी तस्वीर में कोई सिख दिख रहे हैं? भीमा जेल में अभी तक रुके हुए हैं, पकड़े हुए हैं, जिनको सरकार ने रखा हुआ, उसमें कोई सिख दिख रहा है? तो सिखों से परेशानी है बीजेपी को, पर सिख बीजेपी के टारगेट नहीं है। वो तो बल्कि चाहते हैं कि सिख हमारे साथ आके जुड़े। सिख खुद नहीं जुड़ रहे हैं, वो अलग बात है। पर जिस तरह से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, सिखों या किसी और माइनॉरिटी को नहीं टारगेट किया जा रहा है। और दुम दबाए 8 या 10 साल के बाद बोलते बोलते आज कांग्रेस से सिख शब्द मुंह से निकला है, मुसलमान शब्द आज तक नहीं निकल पाया है। लड़ाई असल में आरएसएस के साथ है, उस विचारधारा के साथ है और इस सिस्टम के साथ है जो कांग्रेस ने ही कमज़ोर किया था, जिसका फ़ायदा आज बीजेपी उठा रही है पूरी तरह से। इस विचारधारा का आज फ़ायदा जो आरएसएस उठा रही है, मुझे रोज़ अपने अफसर से दफ्तर से दिखता है। हमारा कारवां का दफ्तर झंडेवाला में है। मैं जब खिड़की खोल, बिल्डिंग है, नई बिल्डिंग है, 3 टावर हैं उसके, हर एक टावर में 5 लिफ्ट हैं, 80 कमरे हैं, एक पेंट हाउस है। उस पेंट हाउस में आज मोहन भागवत नाम का आदमी पधारेगा, आज रात को पधारेगा। पढ़ेंगे न्यूज़ तो ये पहला दिन होएगा कि इस बिल्डिंग का खर्चा शायद उतना ही खर्चा होएगा जितना रिलायंस के मुकेश अंबानी ने एंटेला बनाया था। वो खर्चा किसने किया है, ये पैसे कहाँ से आए हैं, इसकी क्या अकाउंट है, क्या अकाउंटेबिलिटी है, आरएसएस जो अपना काम करती है वो कैसे करती है, इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। ये एक ऐसी संस्था है जो अकाउंटेबिलिटी के बाहर है। आप और मैं टैक्स भरते हैं, बाकी लोगों से सवाल ईडी उठा सकती है, आरएसएस से कोई सवाल नहीं किया जा सकता। फिर वो सवाल उठता है कि चलिए ये 2000 बाद की व्यवस्था है, 47 से 2014 तक हम ये सवाल नहीं उठा सकते थे, ये अकाउंटेबिलिटी आरएसएस से नहीं मांग सकते थे। किसने मांगनी थी अकाउंटेबिलिटी? तो ये पेंट हाउस में रहते हुए मोहन भागवत, आपने एक और खबर पढ़ी होगी कि मोहन भागवत की सिक्योरिटी अपग्रेड हो गई है। सिक्योरिटी अपग्रेड हो गई है। मोहन भागवत की सिक्योरिटी की जो स्थिति है आज, वो अमित शाह से मिलती है। देश में सिर्फ 3 लोग हैं जिनकी सिक्योरिटी उस स्तर पे, मोदी की, अमित शाह की और मोहन भागवत की। ये जो कल्चरल संस्था है, इसके लीडर को इस सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो इसका मतलब अगर आप नफरत फैलाते हैं
दंगों में आपका नाम लिया जाता है, महात्मा गांधी की हत्या में आपके लोग शामिल थे, हर दंगे में आपके लोग शामिल हैं। जाति भेदभाव को, वर्ण व्यवस्था को कायम रखने की पूरी तरह बात करते हैं, कभी कभी अपनी बात बदल देते हैं, वो संघ की आदत है। चाहिए ये सब के बाद आपको एक पेंट हाउस मिलता है और सिक्योरिटी मिलती है इस देश में, और इस देश में वो पावर मिलता है जो नरेंद्र मोदी के हाथ में भी नहीं है। और आप अगर बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, आप बात करते हैं कि लोगों को साथ मिलना चाहिए, नफरत का जवाब प्यार से देना चाहिए, तो आप लोग इस जेल में बैठे होते हैं। ये आज देश की सच्चाई है, और ये सच्चाई, ये बात दिग्विजय सिंह ने ठीक कही थी, ये जल्दी नहीं जाएगी। ये लड़ाई संघ के साथ की लड़ाई है, और साथ साथ में ये लड़ाई है व्यवस्था बदलने की। जो हमारे सिस्टम्स हैं, लीगल सिस्टम्स हैं, जुडिशल सिस्टम्स हैं, जहाँ तक शॉर्ट टर्म में हम आशा कर सकते हैं कि शायद बेल मिल जाए, कोई डिसीजंस आ जाएं, पर सिस्टम खोखला हुआ है, ये जल्दी बदलेगा नहीं। ये वही करेगा जो पॉलिटिकल स्थिति चाहती है। पॉलिटिकल स्थिति बीजेपी के हाथ में है, जब तक ये नहीं बदलता कुछ और नहीं बदलेगा। तब हमें ये बार बार ये बात बोलनी पड़ेगी, बार बार ये बात सुननी पड़ेगी। थैंक यू।